नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको विश्वास हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो किसानों से, लेकिन एहसास करा दिया सरकार को भी कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं। कोर्ट के सवालों के सामने सरकार के वकील बल्लेबाजों के विकेट कभी उखड़ते नजर आए तो कभी गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और। पूरी बहस से अगर आप सरकारी पक्ष के तमाम वकीलों की दलीलों से कुछ वाक्यों को चुन लें तो पता चलेगा कि सरकार कितने कमजोर दलीलों से लड़ रही है और उसकी असली चिंता क्या है। यही कि यह ना लगे कि सरकार बैकफुट पर आ गई है, यह ना लगे कि किसान जीत गए हैं, यह ना लगे कि सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, यह ना लगे कि सरकार हार गई है। इस दलील से तो कोई भी सरकार कुछ भी कानून बना दे और लागू कर दे। क्या कानून सरकार की प्रतिष्ठा के लिए बनाए जाते हैं या लोगों की भलाई के लिए? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले में आदेश जारी करेगा। सुनवाई की बहस को शब्दशः पेश करना संभव नहीं, लेकिन उन तमाम पहलुओं को नोट करना जरूरी है जो आज सुनवाई के दौरान सामने आए हैं। इस पर विस्तार से बात जरूरी है। यह वही सरकार है जिसने किसान नेताओं से कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन आज उस सरकार के पास कहने के लिए खास ठोस नहीं था। अंत में बहस इस मोड़ पर पहुंची कि अदालत ने भी कह दिया कि या तो आप इन कानूनों को होल्ड पर रखिए या हम करेंगे। इसमें ईगो की क्या बात है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है कि 2 महीने तक बातचीत के कई दौर के बाद भी वह समाधान निकालने में असफल रही? आज उसकी असफलता के कारण कोर्ट को कमेटी बनाने पर विचार करना पड़ रहा है। क्यों सरकार ने इसे संसदीय कमेटी के रास्ते से सुलझाने का प्रयास नहीं किया? संसद के संयुक्त सत्र से सुलझाने का प्रयास नहीं किया? नीतिगत फैसले की सुनवाई कोर्ट की कमेटी के तहत होने जा रही है या हो सकती है। सरकार इससे शर्मिंदा है या राहत महसूस कर रही है? कोर्ट ने कई बार कहा कि सरकार की कोशिशों ने निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारतीय संघ के रूप में इसे सुलझाना चाहिए था। हमें खेद है कि सरकार हल नहीं कर पा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन आप मसले को सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। हमें आज ही फैसला करना चाहिए। सरकार की बातचीत प्रभावी नहीं है, सरकार से निराशा है और सरकार कानून को लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है? प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की राजनीतिक दलील यही रही कि उसके पहले की सरकारों ने भी ऐसे सुधार किए हैं, लेकिन उसकी यह दलील आज कोर्ट में उल्टी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी सरकारों ने ऐसा किया, इससे सरकार की दलील को कोई मदद नहीं मिलती है। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि आप इस कानून को टाल क्यों नहीं देते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो कानून है, कृषि कानून, उनके लागू होने पर रोक लगाना चाहता है ताकि जो बातचीत है किसानों के साथ और सरकार की वो आगे बढ़ सके और उसमें थोड़ी आसानी हो। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल लगातार ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह संसद के कानून पर रोक नहीं लगा सकता है। पहले के भी ऐसे फैसले उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ने ही अपने एक फैसले में कहा है कि कानूनों पर रोक लगाने से पे अदालतों को आत्म संयम बरतना चाहिए। ये दलील दी थी, लेकिन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि वो कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, वो कानून के लागू करने पर रोक लगा रहे हैं। यानी वो एग्जीक्यूटिव्स को, कार्यपालिका को कह रहे हैं कि इन कानून को फिलहाल लागू ना किया जाए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून पर रोक लगाना और कानून के लागू होने पर रोक लगाना, उसकी प्रक्रिया को पर रोक लगाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को, कार्यपालिका को ये कह सकता है कि इन कानूनों को फिलहाल होल्ड पर रखा जाए और इनको लागू ना किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो फिर एक बार साफ कर रहा है कि वो किसी तरह से जो ये कानून है इनकी संवैधानिकता या इनकी गुण दोषों पर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित कर रहा है कि बातचीत आगे बढ़े और इस मसले का हल निकले, क्योंकि वो किसानों के इस प्रदर्शन से उनकी चिंता से काफ़ी चिंतित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले के फैसले में अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार का जो मराठा समुदाय का जो को आरक्षण देने का जो फैसला था, जो कानून था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और 3 जजों की बेंच ने रोक लगाई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साफ किया है कि वो कानूनों पर रोक नहीं लगा रहा है, बल्कि वो कानूनों
को लागू होने से रोक रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे जो किसानों के साथ जो प्रभावित पक्ष है उसके साथ बातचीत में आसानी होगी और इसका हल निकलेगा, क्योंकि समिति जब बैठेगी और आपस में सब लोग बात करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जो कानून है वो लागू फिलहाल नहीं होंगे। एक बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता बार बार अपने पक्ष रख रहे थे और वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कठोर टिप्पणियां की हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बार बार बातचीत कर रही है। अटॉर्नी जनरल भी बार बार ये कह रहे थे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों से बातचीत लगातार चल रही है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कोई आदेश जारी ना करे। सॉलिसिटर जनरल भी बार बार ये बात कर रहे थे कि वो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आपको समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पर दखल नहीं देनी चाहिए, बातचीत का जोर जारी है। लेकिन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुषार मेहता आप समस्या की तरफ हैं कि या फिर समाधान की तरफ हैं। तो ये एक बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताने की कोशिश की कि उन्हें बहुत समय दिया, बहुत वक्त दिया केंद्र सरकार को। पिछली बार भी उन्होंने पूछा था कि क्या आप कानून होल्ड पर करेंगे, लेकिन वो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ही ये आदेश जारी करना पड़ेगा और इस मुद्दे का हल निकालना होगा। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस बहस को लगातार कवर कर रहे हैं। उनकी भेजी रिपोर्ट के आधार पर यह सारी सूचनाएं संकलित की गई हैं। कानून को होल्ड पर रखकर कमेटी बनाने की बात पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की तरफ से बड़े वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ऐसा संदेश ना जाए कि सरकार झुक गई है। हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि अगली बैठक में लोग अपनी कुर्सी वापस नहीं खींचेंगे और ना ही कानून वापस लेने को कहेंगे। तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ तर्क इस स्तर पर नहीं किए जाने चाहिए। अदालत ने अपनी तरफ से बता दिया कि साल्वे की यह दलील गैर जरूरी है। हरीश साल्वे ने कोर्ट से पूछा कि क्या किसान आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने किसानों के वकील से पूछा कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे। इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे लेकिन हमारे द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। तब किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि 400 किसानों के संगठन हैं, उनसे बात करनी होगी और फिर कोर्ट को सूचित करेंगे। उसके बाद हरीश साल्वे ने कहा कि इस तरह का संदेश ना जाए कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब कानून को रद्द करने के लिए दबाव बनाया जाए। साल्वे सरकार के झुकने या उस पर दबाव बनाने को लेकर काफी चिंतित दिखे। यह आंदोलन ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, जैसे सरकार भी किसानों पर दबाव बनाने के लिए सम्मेलन कर रही है, नए नए संगठनों को बुलाकर समर्थन पत्र जुटा रही है। क्या सरकार इसे अपनी शान का प्रश्न बना रही है कि हम सरकार हैं, कानून कैसे वापस ले सकते हैं। साल्वे कई बार कहते रहे कि किसान आश्वासन दें कि समिति के पास जाएंगे। तब कोर्ट ने कहा कि अभी यहां से बखेड़ा खड़ा ना करें कि कौन किसके सामने जाएगा या नहीं। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि क्या साल्वे अपने मुवक्किल हरियाणा और यूपी सरकारों की ओर से कह सकते हैं कि समाधान निकलने तक वो अपने यहां इसे लागू नहीं करेंगे। तब साल्वे ने कहा कि कोर्ट रोक लगाने से पहले इसके संवैधानिक पहलुओं और प्रावधानों पर भी चर्चा करे। रोक लगाए जाने का एक और पहलू यह भी होगा कि जिससे यह संदेश ना जाए कि किसान कोर्ट में जीत गए हैं। साल्वे किसान संगठनों से कमेटी में जाने का आश्वासन मांग रहे थे, बात मानने का आश्वासन मांग रहे थे। इसी संदर्भ में 2018 की एक घटना याद आ गई, जब सबरीमाला देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तब अमित शाह ने ही कहा था कि सरकार और कोर्ट को आदेश ऐसा करना चाहिए जिसका पालन हो सके। ऐसा आदेश नहीं करना चाहिए जो लोगों की आस्था को तोड़ने का काम करे। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर उनका ऐसा बयान था। आज उनकी पार्टी की सरकार की तरफ से हरीश साल्वे किसानों के वकीलों से गारंटी किस बात की मांग रहे थे। अगर इस बातचीत में अंत में सरकार को ही जीतना है तो सरकार कह दे कि हम मैच नहीं खेलेंगे, जैसे मोहल्ले की क्रिकेट टीम में होता है। पहले बैटिंग कर बाद में गेंदबाजी करने से टीम मना कर देती है।
इससे पहले भी कई बार सरकार ने अपने बनाए कानूनों को वापस लिया है, ठंडे बस्ते में डाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद की जो शक्तियां हैं वो कानून बनाने की भी हैं, उनमें संशोधन करने की भी हैं, उनको रिपील करने की भी हैं। मैं आपको बहुत सी एग्जाम्पल दे सकता हूं। अगर आप इसी सरकार की एग्जाम्पल्स ले लें तो कई बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए, फिर सेलेक्ट कमेटी में गए, फिर चुनाव हो गए, वो सारे बिल लैप्स हो जाते हैं। कई बिल ऐसे होते हैं जो सरकार लाती है, विड्रॉ कर लेती है। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मई 18, 2018 को आया, ये विड्रॉ कर लिया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 में आया। आपको मालूम है कि रेप के बारे में जो सजाएं बढ़ाने वाले प्रावधान थे वो इसमें थे, इसको लैप्स होने दिया गया। और कई और लॉ हैं जो लैप्स हुए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस कई बार जो है वो लैप्स हुआ और बाद में जाके वो लॉ बना। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 का लोकसभा में इसमें पास हो गया दिसंबर 29, 2017 को, लेकिन उसको लैप्स कराया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिल इसी तरह लैप्स हुआ। पहले भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का बिल जो था 2013 में, वो इस तरह का लैप्स हुआ था। मैं रिपील की आपको हिस्ट्री अगर बताऊं तो आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने हंड्रेड्स ऑफ लॉज को रिपील किया है। बहुत से लॉज जो पुराने हो चुके थे, ऑब्सोलीट हो चुके थे, उनको रिपील किया है। लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको इंडियन हिस्ट्री से दे रहा हूं। टाडा 1985 में बना, इसमें सनसेट क्लॉज था कि ये 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, बार बार उसे एक्सटेंड किया गया और फाइनली क्योंकि ये अनपॉपुलर लॉ था, क्योंकि इसके विरुद्ध थे मानवाधिकार के एक्टिविस्ट, इसको फाइनली 1995 में लैप्स करा दिया गया। पोटा 2002 में बना, 2004 में समाप्त होने वाला था, 1 महीने पहले समाप्त होने के सितंबर 2004 में इसको रिपील कर दिया गया। इंदिरा गांधी का नोटोरियस लॉ मीजा, जिसके तहत बहुत से अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हुए थे, उसको 1977 में जनता गवर्नमेंट ने आते ही रिपील कर दिया। और आप ये देखिए रवीश कि कई बार ऐसा होता है कि लॉ बन जाता है लेकिन उसे इन्फोर्स नहीं किया जाता। जो आज बात मुख्य न्यायाधीश कह रहे थे कि हमें मालूम है स्टे में और ऑपरेशन ऑफ स्टे में क्या डिफरेंस है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1982 में इंडस्ट्री की डेफिनेशन सेक्शन 2J में अमेंडमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बेंगलोर वाटर सप्लाई का, उसे ओवरटर्न करने के लिए। आज 18 और 20 38 साल हो गए, ये डेफिनेशन एनफोर्स नहीं हुई। और आप देखिए कि ये तो एक ऑर्डिनरी लॉ की बात है, संविधान संशोधन की बात बता रहा हूं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन पर 1978 में बना, आज तक उसको ऑपरेशन में नहीं लाया गया। AK रॉय के केस में 1981 में लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये संविधान में संशोधन हुआ है, इसे अब लागू कर दीजिए ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को ह्यूमनाइज किया जा सके, ताकि उसमें कंट्रोल किया जा सके कि बिना कोई जुर्म किए किसी को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने कह दिया हम सरकार को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि कब से वो लॉ ये इन्फोर्स करें। अभी की बात हो रही है 2 साल पहले की, जगदम्बिका पाल जो कि खुद बीजेपी के MP हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि 44th अमेंडमेंट को क्या टाइम टेबल है, कब इन्फोर्स करेंगे। सरकार ने कहा अभी हम नहीं बता सकते। और यह भी होता है रवीश अक्सर के लॉ बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है। NJC का जजमेंट ले लीजिए आप, मोदी गवर्नमेंट ने न सिर्फ लॉ बनाया था बल्कि संविधान में संशोधन किया था। संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया 2016 में, और NJC एक्ट को भी किया। आसाम के बारे में इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल 1983 में बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। 2014 में प्रचंड चुनावी जीत के बाद भी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी नहीं होगा। तब भी किसान उस कानून के खिलाफ थे। तब तो नहीं कहा गया कि सरकार हार जाएगी, तब तो अजीबो गरीब किस्म के संगठनों से समर्थन पत्र नहीं जुटाए गए। 2015 में बीजेपी की सरकार ने कानून में किए गए ज्यादातर संशोधन वापस लिए थे। प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हम किसान संगठनों से बात कर कोर्ट को बताएंगे
कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति से वे बात करने को तैयार हैं या नहीं। कमेटी के लिए जस्टिस RM लोढ़ा का नाम सुझाया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि वो कल नाम बताएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने विरोध करते हुए कहा कि आदेश जारी करने की जल्दी क्या है। तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या वो तय करेंगे कि आदेश कब जारी करेंगे? कोर्ट जल्दी क्यों ना करे? अगर टुकड़ों में आदेश जारी करना पड़े तो वो भी करेंगे। मिस्टर अटॉर्नी, हमें धैर्य पर लेक्चर ना दें, लंबा समय हो गया है। आज कोर्ट में सरकार का दिन नहीं था। अंत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि घटना से निपटने के बारे में आपने कठोर टिप्पणियां की हैं। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब में कहा कि यह कहना हमारे लिए सबसे सहज तथ्यात्मक बात थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस के दौरान कहा कि कई किसान संगठन कानून का समर्थन भी कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि उनकी तरफ से याचिका क्यों नहीं की गई है। हमने प्राइम टाइम में दिखाया था 8 जनवरी को कि कैसे कैसे संगठन खेती के कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। क्या तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि 20 दिसंबर को कृषि मंत्री ने मेरठ के जिस हिंद किसान मजदूर समिति के नेताओं से मुलाकात की थी, समर्थन का दावा किया था, वह संगठन उसी महीने पंजीकृत हुआ और उसका नया नया खुला हुआ दफ्तर आप देख रहे हैं। क्या तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि समर्थन के लिए नए नए संगठन का पंजीकरण कराया जा रहा है, कृषि मंत्री से मिलवाया जा रहा है? क्या तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताएंगे कि कृषि मंत्री से मिलने आने वाले संगठन ने संशोधन की भी बात की थी? आज कानून के लागू होने से रोक देने के अलावा प्रदर्शन करने के अधिकार और उससे जुड़े सवालों पर भी बहस हुई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। किसान प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं तो प्रदर्शन करें, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप प्रदर्शन ना करें। अदालत जरूर कह सकती है कि आप इस जगह प्रदर्शन ना करें। सवाल है कि क्या विरोध इसी जगह पर होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसान आंदोलन में यह सुनिश्चित हो कि कोई हिंसा या रक्तपात ना हो। अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से वापस चले जाने की अपील की। वरिष्ठ वकील HS फुल्का से कहा कि आप उन तक मेरा यह संदेश पहुंचाएं कि कोर्ट चाहता है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे वापस जाएं। दुष्यंत दवे ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को किसी ने बुलाया नहीं, उन्हें लगता है कि उनके अस्तित्व का सवाल है, इसलिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो साहब ये बताइए, अगली पीढ़ी जो आएगी, अगर ये NSP जो वापस नहीं हुए, ये 3 बिल वापस नहीं हुए, किसान विरोधी ये कानून लाए गए हैं जो, और बिना किसान के बामे लाए, पक्ष में ये बिना पूछे लाए, तो अगली पीढ़ी हमारी क्या करेगी? मजदूर बन के रह जाएगी, तो हमारा जीवन ही बेकार है। अगर यहाँ डटे रहे तो कुछ न कुछ सरकार तो देगी, वापस लेगी कि नहीं लेगी? ऐसा है, घर बुजुर्ग जाएंगे, जब भी बुजुर्गों की आत्मा जो है वो तो यहाँ ही रहेगी। अपने बच्चों को छोड़ के बुजुर्ग कैसे चैन से रह पाएंगे? इसलिए हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि तुम घर बैठो, हम तो अब सब कुछ देख लिया है कि अब हम इस लड़ाई को और अपने तरीके से हम नहीं घर जा नहीं सकते, हमारी आत्मा नहीं कर रही। अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता होती हम यहाँ नहीं होते। वो ये सवाल उन्हें गवर्नमेंट से करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए कि लोग क्यों सड़क पे बैठे हैं, घर पे कैसे चले जाए हम। पैसे हमारा दिल करता है ठंड में यहाँ बैठे, मजबूरी है हमारी। कोर्ट अगर हमारा हितैषी होगा ना तो हमें कानून रद्द करके हमें घर पे भेज देगा। मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई है किसानों की, वो छीने जा रही है। हमें सब कुछ पता चल गया क्या होने वाला, क्या हो रहा है किसानों के साथ। देखिए अब कटोरा पकड़ के मांगना तो किसानों ने नहीं सीखा है, चोले पहन के मांगने घूमे। मेहनत करने वाले लोग हैं, अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ऐसा सोचते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानियत के प्रति सोच रहे हैं। हम तो जिस लक्ष्य को लेके आए हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए, क्योंकि यहाँ से चले भी जाएंगे और ये कानून लागू हो जाएंगे तो घर पे जो हमारी दुर्गति होगी, हमारा बच्चा हमारे कैसे हिफाजत कर पाएगा, खेत चले जाएंगे हमारे हाथ से। नहीं, ये तो मोदी जी को तय करना है कि हम घर चले जाएं।
जब तक मोदी जी ये तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते, हम में से एक ना तो बूढ़ा और ना बच्चा और नौजवान घर नहीं जाएगा। हम लोग जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक यहाँ पर हम चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, जो भी मौसम हो, हम यहाँ डटे रहेंगे और डटे रहेंगे। यहाँ तो मरने जीने को तैयार हैं। 70 आदमी यहाँ शहीद हो चुके हैं, 70 लाख भी होंगे ना। किसानों में एकजुटता बढ़ती आ रही है और शहीद भगत सिंह बनने शुरू हो गए यहाँ। जिस तरह अंग्रेज भाग गए थे, इस तरह मोदी को ये 4 साल पूरे नहीं करने दें। कोर्ट ने बेशक कहा कि अगर कानून को होल्ड पर रखा जाता है, स्थगित किया जाता है और एक कमेटी बनती है, तब सबको जाना होगा। तो क्या किसान आंदोलन कमेटी बनने के बाद खत्म हो जाएगा? सुनवाई के दौरान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का भी मसला उठा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों को निर्देश दिया जाए कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हुआ वो नहीं होगा। 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर लेकर राजपथ आने वाले हैं ताकि गणतंत्र दिवस के समारोह को नष्ट कर दें। वैसे ऐसा किसानों ने कभी कहा भी नहीं। जवाब में दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान ट्रैक्टर लेकर राजपथ पर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने तब कहा कि मिस्टर दवे, यह सुनकर हमें अच्छा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें भी यही लगा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 26 जनवरी देश के लिए बड़ा दिन है, ऐसे में किसी रैली को लेकर इजाजत देना सही नहीं। तब कोर्ट ने कहा कि आप अर्जी दाखिल करें, हम गौर करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली में कौन एंट्री लेगा कौन नहीं, ये पुलिस का काम है, कोर्ट का नहीं। विरोध का अधिकार है, लेकिन ये गांधी जी के सत्याग्रह की तरह होना चाहिए जो शांतिपूर्वक था और इस आंदोलन से भी बड़ा था। तब दुष्यंत दवे ने कहा कि पंजाब में हर परिवार का सदस्य सेना में है, कोई भी गणतंत्र दिवस परेड में खलल डालने वाला नहीं है। हम 3 महीने से रामलीला मैदान में विरोध करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है? अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि बहुमत सोचता है कि कृषि कानूनों से नुकसान नहीं होगा, यह विरोध प्रदर्शन को हल करने में मदद नहीं करेगा। यह टिप्पणी भी किसी कानून को सिर्फ बहुमत के दम पर सही साबित करने की जिद पर नैतिक सवाल खड़े करती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रश्न पूछे, उनसे सरकार बड़ी परेशान नजर आई और हरीश साल्वे जो सरकार को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार की हार हो गई और किसानों की जीत हो गई। देखिए, जनतंत्र में जीत तो सिर्फ जनता की होती है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं, उनको कानून बनाने का, उनमें संशोधन करने का और उनको रिपील करने का भी अधिकार है। लेकिन ये जो बात आज मुख्य न्यायाधीश ने कही कि हम इस लॉ के गुण और दोष में नहीं जा रहे, इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, क्योंकि आज बहस फार्म लॉज जो हैं उनकी संवैधानिकता पर नहीं हो रही। आज जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती थी कि एक कमेटी बन जाए और इन लॉ के ऊपर एक स्टे, उनके इंप्लीमेंटेशन पर एक स्टे लगा दिया जाए। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन मराठास का हुआ, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। कोर्ट ने एक और बात कही, किसान आंदोलन को गांधी जी के सत्याग्रह की तरह होना चाहिए। यह बड़ी बात है। आंदोलन से नैतिक बल के प्रदर्शन की उम्मीद जाहिर कर कोर्ट ने सिर्फ प्रदर्शन करने के अधिकार की वकालत नहीं किया, प्रदर्शन की नैतिकता को भी बल दिया। अगर वो आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह की तरह हो, अभी तक ये आंदोलन शांतिपूर्वक ही चल रहा है। लेकिन हिंसा की ये तस्वीरें इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दागदार करती हैं, शर्मनाक तो हैं ही। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की किसान महापंचायत रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल नहीं हो सके। वीडियो में हिंसा करते हुए भी देखे जा सकते हैं किसान। स्टेज पर इकट्ठे हो गए हैं, कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, बैनर फाड़ दिए गए हैं और बाकी इंतजाम को नुकसान पहुंचाया गया है।
कोर्ट ने बहस के दौरान कहा कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी सहित 800-900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गुरनाम चढ़ूनी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। इसके विरोध में हरियाणा किसान समन्वय समिति की बैठक हुई और इन मामलों को वापस लेने की मांग की गई है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करी गई, गोले भी दागे गए। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो जो है किसान हिंसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार हिंसा करवाना चाह रही है। जो मुकदमे सरकार ने दर्ज करे हैं 71 आदमियों के ऊपर, वो मुकदमे जल्द से जल्द खारिज करे जाएं। वो मुकदमे बिल्कुल झूठे हैं। दूसरी ओर हमारे शहर के अंदर हमारे साथियों के ऊपर जो है 27 साथियों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वापस ले। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन में शामिल होकर अगर आपने पंचायत करनी है तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर आए। यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ के लोगों के बीच में इनको ये कानून समझाएं। किसान आंदोलन को कोर्ट की नसीहत याद रखनी चाहिए। गांधी जी की सत्याग्रह की नसीहत, हिंसा नहीं, सत्याग्रह की तरह आंदोलन करना चाहिए। हरियाणा किसान समन्वय समिति ने विधायकों से अपील की है कि 26 जनवरी से पहले इस्तीफा दे दें। 23 जनवरी से हर गांव से हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा पर पहुंचे। 12 जनवरी को भिवानी में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और आंदोलन अहिंसक होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही क्या उस मर्यादा के तहत हो रही है जो राम की मर्यादा कही जाती है? क्या लोगों से जबरन चंदा लेने को कहा जा रहा है? चंदा लेने वाली संस्था को किसने अधिकृत किया है? क्या चंदा उगाही के नाम पर तनाव पैदा करने की नई कोशिश की जा रही है? इन सब की पड़ताल कर रहे हैं अनुराग द्वारी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के 3 इलाकों से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा की खबरें सामने आई। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनकी रैली पर पत्थर चले। वहीं मुस्लिम इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके लिए आपत्तिजनक नारे लगाए गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और इसने हिंसक झड़प का रूप लिया। यहां तक 2 समुदायों के बीच हिंसा का मामला लग सकता है, लेकिन घटना को राज्य सरकार ने जिस तरीके से लिया है उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। एफआईआर में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जिन्हें नामजद किया गया है, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं और वो भी अज्ञात हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। करीब 10 दिन पहले इंदौर के चंदनखेड़ी में हिंसा भड़की। गांव जाने वाले रास्ते अब शांत हैं। राम मंदिर के नाम पर उस वक्त युवाओं की भीड़ गांव की तरफ बढ़ी थी। आज हालात सहज तो नहीं लेकिन शांत हैं। हुआ क्या, इसकी पड़ताल में हम चंदनखेड़ी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस पिटाई से माहौल भड़का। कुछ युवक बाइक सवारों को पीटते दिख रहे हैं। वहां लाठियां भी इकट्ठा हैं। ये सब पुलिस के रोके भी नहीं रुके। हालांकि कुछ मुस्लिम बुजुर्गों को देखा जा सकता है जो नौजवानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी रैली में शामिल एक युवक की आप बीती सुनिए। कि चंदा एकत्रित के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने के समय उनने पीछे से पथराव चालू कर दिया, पीछे से लाठीचार्ज कर दिया हमारे भाई के ऊपर और कम से कम 200 पीछे से 200 उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। आगे गांव में बाइक सवारों की भीड़ ईदगाह की मीनार तोड़ते दिखी उस दिन के एक वायरल वीडियो में। इस पूरे मामले में सरकार की बेहद आलोचना की जा रही है, ये कहते हुए कि उसका रवैया एक पक्षीय रहा है। पुलिस ने 27 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 2 हिंदुओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वो भी अज्ञात हैं। कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लगभग मुसलमानों के 17 घरों को तोड़ा है, ये कहते हुए कि वो अधिकृत नहीं हैं।
ये एक दूसरा नया वीडियो है गांव के आखिरी छोर का, जहां कादिर पटेल के घर खेतों से भीड़ आ रही है। घर के बाहर से धुआं उठ रहा है। भीड़ एक युवक को पीट रही है, तभी कोई अंदर से हथियार लेकर आता है और भीड़ पीछे हटती है। उस वक्त 2 गोलियां भी चली और एक शख्स गिर गया। तभी फ्रेम में कुछ पुलिस वाले भी दिखते हैं। इस वीडियो की सच्चाई समझने हम कादिर पटेल के घर पहुंचे। बहुत सामान जलाया उधर, पूरा घर में आग लगा। एक ही घर। सदाम जी, आपके हाथ में भी टाके आए? हाथ में तलवार लगी हुई है। तलवार लगी थी। जो लोग थे उनको पहचान पाएंगे कि आप लोग जो लोग आए थे यहाँ पर गांव के थे या कहीं बाहर से? ये कनवासा गांव के थे पास के, और दूसरे बाहर के भी आए हुए थे। अकेले को भूल गए थे। अच्छा। सब आ गए थे और इसको लेने गए थे। इस पे भी आग लगा दी थी। ये तो बच गई। सच्चाई की पड़ताल में हम इंदौर वापस लौटे। एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन उस दिन घटना की सूचना मिलने पर गांव पहुंचने वाले पहले आला अफसर थे। उन्होंने कम फोर्स के बावजूद खुद मोर्चा संभाला था। वो बताते हैं कि रैली को एसडीएम की इजाजत मिली थी, लेकिन सब कुछ स्फूर्त नहीं था, कुछ प्लानिंग भी थी। नाले के उस पार एक छत से, यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके पास में लाठी डंडे थे, वहाँ से 2 फायर हुए। जो पुलिस की मौजूदगी में 2 फायर हुए, तो हमारे द्वारा जिस घर से फायर हुए थे वहाँ 2 टीयर गैस सेल फेंके गए। जिस घर से फायर हुए थे वहाँ से हम लोगों ने 3 युवकों को जो छत पर चढ़े हुए थे उन लोगों को पकड़ा। तो उस भागती हुई भीड़ ने, जो सबसे किनारे का घर था, उस घर के लोगों के साथ में एक विवाद हुआ, एक झगड़े का इंसिडेंस दिख रहा है, इसी वीडियो में दिखता है। पुलिस अब पूरे गांव में तैनात है। तकलीफ उन घर वालों की भी है जिनके घर तोड़ दिए गए हैं। ना तो हमको कोई नोटिस दिया सर, ना सूचना दी कि आपके मकान हटाया जाएगा, ना अतिक्रमण आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को भी कोई नोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। कोई मोहलत दी सामान वामान निकालने की? कुछ भी नहीं दिया और ऐसे ही तोड़ दिया लगा के। क्या टूट गया इसमें? आगे का छज्जा टूटा है। आगे के 8 फीट जगह थी आगे। अच्छा, आगे लेटरिन बाथरूम थी, सब तोड़ दिया। उधर भगवा संगठन कहते हैं तनाव उज्जैन में शांतिपूर्ण रैली पर पथराव से भड़का। आप रैली देखिए, उसमें रैली जा रही है, अंदर तरफ जा रही है और सामने से पत्थर फेंकना शुरू हो गए। कैसे हो गए? छतों से कैसे फेंकना चालू हो गए? तो किसी ने उसकी कॉन्फ्रेंस ही है ये, तो प्लान्ड है वो। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी एक स्टाइल है अब काम करने की, ये दिख रही है, वो वैसे ही है वो। कोई नहीं, कोई क्या आपको लगता है कोई पीएफआई जैसा कोई बाहरी संगठन भी इन्वॉल्व है इसमें? जो है ना, वही है। पहले सिमी था, अब पीएफआई है। उज्जैन में जहां से पत्थर चले, प्रशासन ने महाकाल प्रोजेक्ट के नाम पर उस अब्दुल हमीद के घर का हिस्सा ढहा दिया। मंदसौर में भी मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात की पत्थरबाजों पर। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। बहरहाल मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के पहले जागृति के नाम पर माहौल तनावपूर्ण है। दोष किसका है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नुकसान आम आदमी का है, ये समझ सकते हैं। ये किसी मंदिर के लिए चंदा मांगने की कोशिश की थी, एक तरह से गांव को डराने की कोशिश थी, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो खेत खलिहान है। इतनी दूर अगर यहाँ कोई चंदा लेने आए, उससे ज़्यादा का उसका पेट्रोल खर्च हो जाएगा, और वैसे भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो एक तरह से समझ बनती है कि यहाँ चंदा मिलने की गुंजाइश भी कम थी। तो ऐसे में मकसद क्या होगा? चंदा लेना या फिर गांव वालों को किसी तरह के तनाव में या किसी तरह का आतंकित करना, ये मकसद भी समझ में आता है। चांदनखेड़ी गांव से अपने सहयोगी समीर खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।